सीमा पार से होने वाली नशे की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार अब पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। पंजाब के अंदर एक तरफ जहां नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं अब बॉर्डर पार से होने वाली नशा तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार अपना एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद करने की तैयारी कर रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ के समीप मुल्लापुर में एक ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश की अलग अलग कंपनियों की तरफ से अपने एंटी ड्रोन सिस्टम के ट्रायल पंजाब सरकार के सामने दिखाए गए। इस बैठक के अंदर पंजाब सरकार के वित्त मंत्री और नशा रोकने के लिए बनाई गई सब कमेटी के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा के अलावा पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा और पंजाब के डीजीपी के अलावा पंजाब के प्रमुख सचिव भी शामिल थे। अलग अलग कंपनियों ने अपना ट्रायल एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर मंत्रियों के सामने दिया और इस पूरी बैठक के बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ पड़ता है, वहाँ पर पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो बीएसएफ की पड़ती है, लेकिन पहली लाइन ऑफ डिफेंस 50 किलोमीटर घेरे में होने के बावजूद भी पंजाब के अंदर नशा तस्करी नहीं रुक रही है। यही कारण है कि पंजाब सरकार चाहती है कि पंजाब पुलिस जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है पंजाब के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, उसको भी मजबूत किया जाए और इसी कारण हम अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो खरीद करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर पंजाब के अंदर नशे की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर अब ट्रायल कंपनी की तरफ से लिए जा रहे हैं। अमन अरोड़ा ने यह भी कह दिया कि आने वाले दिनों के अंदर इस ट्रायल को लेकर बीएसएफ से विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी हल निकलेगा उसके तहत सरकार अपना जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत करने के लिए अपना एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद करेगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव पाली में पिछले दिनों एक युवक को पुलिस ने 4 घंटे की पूछताछ के बाद अपने साथ लेकर चली गई। उसके बाद से लगातार अब पुलिस जो है पूरी तरह से मामले को गंभीरता से लेती हुई नज़र आ रही है। गुजरात की एटीएस और हरियाणा के पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से पकड़ा गया 19 साल का अब्दुल रहमान बताया जा रहा है कि ये पूरे मामले में जो है आरोपी जिस तरह से बनाया गया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रचने का दरअसल काम किया जा रहा था। अब पुलिस की जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, उसमें कई खुलासे सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब्दुल रहमान जो कि 19 साल का था, रिक्शा चलाने का काम करता था और पहले जो है अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव में रहा करता था। वहां से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के बाद विशाखापट्टनम में उसने एक जमात में शामिल हुआ और उसके बाद 4 महीने तक उसने वहां पर जो है पढ़ाई करने का काम किया था। उसके बाद कुछ ऐसे युवकों के संपर्क में आया और उसके बाद से लगातार अपनी गतिविधियों को घर से छुपाने और बातचीत ना करने के बाद लगातार इस तरह के युवकों के संपर्क में था। अब पुलिस लगातार जो है बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है और 10 दिन का रिमांड मांगा गया है। तो वहीं अब तक उसके परिवार वालों को भी पुलिस ने काबू में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे वाकया में अब तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये युवक थे वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और पाक के एजेंसियों से संपर्क में रहने का काम करते थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से गुजरात में आर्मी कैंप से हुए जो चोरी के मामले में इन्होंने जो हथियार वहां से चुराने का काम किया था, जिसमें जिंदा कारतूस, हैंड ग्रेनेड भी शामिल थे, उनका इस्तेमाल जो है अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि अभी इन चीज़ों की जानकारी पुलिस की ओर से सामने नहीं आई है, लेकिन जो खुफिया तंत्र बता रहे हैं उसमें यही है कि एक बड़ा मामला होते हुए पुलिस ने जो है संयुक्त टीम की मदद से रोकने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब इस तरह के जो लोगों को शरण देने और इनकी मदद करने वालों को कब गिरफ्तार करके जेल पहुंचाने का काम करेगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ आज की बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर है, उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड की आबकारी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के इस 25-26 के आबकारी पॉलिसी को
सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 14% राजस्व आबकारी के माध्यम से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि 2024-25 के लिए जहां 4400 करोड़ आबकारी विभाग का राजस्व जुटाने का लक्ष्य था, जिसमें से 4000 करोड़ अभी जुटा लिया गया है, वहीं 25-26 के लिए 14% राजस्व बढ़ाते हुए 5060 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने उत्तराखंड में वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में खास पेशकश की है, जिसके तहत जो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद हैं उनको वाइनरी के लिए अगर उत्तराखंड के किसान प्रयोग करते हैं तो उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। और इसके तहत सरकार ने इस आबकारी पॉलिसी में कई सारे प्रस्ताव पेश किए हैं जो किसानों को पसंद आएगा। सरकार का कहना है कि अगर उत्तराखंड के किसान इस पॉलिसी के तहत वाइनरी के लिए उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। जबकि सरकार को उत्तराखंड के खाली होते गांवों को दोबारा से वहां पे रोजगार उत्पन्न करने का इससे माध्यम मिला है। इसके साथ ही सरकार ने चारधाम रूटों पर जो 5 ज़िले थे जहां पे उत्तर प्रदेश के ज़माने से शराब बिक्री प्रतिबंधित थी, पिछले साल वहां पे मेट्रो बार के नाम से योजना शुरू की गई थी, लेकिन इस आबकारी पॉलिसी के तहत उस योजना को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि वो 5 ज़िले चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी ये पांचों चारधाम यात्रा मार्ग में पड़ते हैं, इसलिए मेट्रो बार की जो सुविधा शुरू की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जो धार्मिक क्षेत्र हैं जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, वहाँ पे शराब प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ साथ शिक्षा संस्थानों से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी। इस तरह देखें तो उत्तराखंड सरकार की जो शराब पॉलिसी है ये किसानों और हार्टिकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक नया रोजगार का द्वार खोलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस आबकारी पॉलिसी को किस तरह से किसान लेते हैं, किस तरह से वाइनरी में अपने स्थानीय उत्पादों का उपयोग करते हैं और अपनी आय बढ़ाते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग और बात करेंगे राजधानी देहरादून के मौसम की, क्योंकि मौसम लगातार बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार फिर मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और वहीं देखिएगा कि जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून में बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन वही देखिएगा कि पहाड़ी क्षेत्र में भी जो बर्फबारी का सिलसिला है वो लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जब भी चेतावनी जारी की जाती है तो ऐसे मौके पर सभी, चाहे वो आपदा प्रबंधन की टीम हो, NDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो या तमाम रेस्क्यू टीमें जो होती हैं उनको कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। और वो देखने में भी आता है कि उसी का परिणाम रहता है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं कम करने में एक सफलता हासिल होती है, क्योंकि माना जाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है। और वो कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं घटें उसमें तुरंत जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाया जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहीं ना कहीं इस आपदा को लेकर जो है एक्शन मोड में नजर आते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उसका संज्ञान लेते हैं और तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश देते हैं और समय पर यानी कि घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश भी जारी करते हैं। और उसी का परिणाम रहता है कि जो कहा जाए कि जन हानि कहा जाए या फिर माल की हानि कहा जाए वो कम से कम हो, उसके लिए कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी निर्देशित करते रहते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।
धनंजय मुंडे की कुर्सी गई, इस्तीफे के पीछे क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा भूचाल आ चुका है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कहने पर उन्होंने पद छोड़ दिया है। क्या है इसके पीछे की असली वजह, यही चर्चाओं का आज जो है बाजार गर्म है। आइए खासतौर से हम इस पर बात करते हैं। महाराष्ट्र के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ के नाम पर मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। सीआईडी चार्जशीट में कराड़ को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जिसके बाद ये इस्तीफा लिया गया है। सोमवार रात उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस केस पर चर्चा की। इसके बाद फडणवीस ने धनंजय मुंडे से इस्तीफे की मांग कर दी है। मंगलवार को मुंडे के पीए प्रशांत जोशी ने मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर उनका इस्तीफा सौंपा। फडणवीस ने इसे राज्यपाल को भेज दिया है। बता दें कि 9 दिसंबर 2023 को बीड़ जिले के मासाजोक गांव के सरपंच संतोष देशमुख के अगवा कर हत्या कर दी गई थी। इस आरोप में देशमुख ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली रोकना चाहते थे, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई है। सीआईडी जांच में यह खुलासा हुआ है कि 27 फरवरी को 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर मकोका लगाया गया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बड़ा उलटफेर हो चुका है। अब सवाल उठता है कि धनंजय मुंडे की राजनीति आगे की राह क्या होगी। क्या इस केस में और भी बड़े नाम जो है सामने आएंगे। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार, शायद सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ के लिए जो है बजट पेश कर दिया है। 1,65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश कर दिया है। वहीं बजट को लेकर के सरकार खूब ढोल नगाड़े पीटकर वाहवाही लूट रही है और ये कह रही है कि हमने हर जनता को हित में रख करके जो है तमाम जनता को रखते हुए जो है उन्हें बजट में प्रावधान करते हुए बजट पेश किया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है, सरकार पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बजट में कुछ खासा नहीं है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। वहीं आज बजट सत्र को भाषण को लेकर के जो है लगातार सियासत जारी रहा। बजट भाषण के दौरान चर्चा में जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है उपस्थित नहीं थे। इस बीच जो है विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, जब बजट भाषण में वित्त मंत्री उपस्थित नहीं है तो जवाब कौन देगा, और सभी जो है वॉकआउट करते हुए जो है सदन से बाहर चले गए। इस बीच कुछ देर बाद जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे और विपक्ष का कहना था कि जब बजट भाषण में वित्त मंत्री ही नहीं तो किस बात की चर्चा। इन मुद्दों को लेकर के आज दिन भर गर्मा गर्मी जारी रहा। फिलहाल जो है विपक्ष और सरकार के बीच अनेक मुद्दों को लेकर के विधानसभा में अभी भी कार्यवाही जारी है। कैमरामैन पिंटू देवागन के साथ शंभू राय, जेके 24 न्यूज, रायपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 9 आईपीएसों के ट्रांसफ़र किए गए और ट्रांसफ़र के पीछे की मंशा जनहित होती है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में और सुदृढ़ करने की बात कही जाती है। आप देखिए कि जिस तरह से डीजी फायर के पद पे आदित्य मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं सीनियर आईपीएस यानी डीसीपी कानपुर रहे आशीष श्रीवास्तव को डीसीपी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। अर्पणा गुप्ता को डीसीपी मुख्यालय लखनऊ बनाया गया है। ऐसे में 9 पुलिस आईपीएस अधिकारी थे जिनके स्थानांतरण किए गए और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो स्थानांतरण की जद में आएंगे। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं जनहित होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि कानून व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त करना। शायद यही वजह है कि सरकार समय समय पर तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिन पे जिम्मेदारी दी जाती है जो बाखूबी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर सकें और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें।
कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7 लखनऊ। संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला में अब कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। साफ तौर पे ASI की सर्वे की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर के एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जहां हिंदू पक्ष उसे हरिहर मंदिर मानता है और वहीं मुसलमान पक्ष, जो मुस्लिम पक्ष है, वो जामा मस्जिद होने के दावे कर रहा है। ऐसे में ASI जो मुस्लिम याचिकाकर्ता थे, उन्होंने याचिका लगाई थी और कहा था कि रमज़ान पाक महीने में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने इसी याचिका के खिलाफ एक और याचिका लगाई थी कि रंगाई पुताई यदि होती है तो साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। जो साक्ष्य हैं उन्हें मिटाए जाने का काम किया जा सकता है, क्योंकि रंगों में केमिकल होता है, कलर्स में केमिकल होता है, और केमिकल का प्रयोग अगर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ऐसे में ASI को रिपोर्ट देनी थी और ASI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि रंगाई पुताई की आवश्यकता जामा मस्जिद को अभी नहीं है, और यदि रंगाई पुताई कराई जाती है तो कहीं ना कहीं साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, साक्ष्यों को मिटाने का काम हो सकता है। ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं झटका ज़रूर मिला है। हिंदू पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के बेहद खुश है कि जामा मस्जिद जो उनका मंदिर है, हरिहर मंदिर है, उसमें रंगाई पुताई का काम होना चाहिए, लेकिन तब जब फैसला आ जाए। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के ASI की रिपोर्ट मांगी थी और ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि जामा मस्जिद को अभी किसी भी तरीके से रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। यदि रंगाई पुताई होती है तो साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में एक लंबे समय से चला आ रहा ये पूरा मामला अब जाकर के रंगाई पुताई को लेकर के था। यदि रंगाई पुताई होती है तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध किया जा सकता है कोर्ट में आसानी से कि वो जामा मस्जिद है। इन तमाम मामलों को लेकर के कोर्ट में याचिका चल रही थी और ASI ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये बात कही गई है कि किसी भी तरीके से रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।